ओके, देखो हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था प्रोनाउन। अपना टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन, उसमें हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव की डिग्रियाँ। देखो टॉपिक तो प्रोनाउन का था, परंतु हम आगे एडजेक्टिव पर। हाँ, तो हमने कहा था कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। सेकंड में लगता है ER, इसमें लगता है EST। ये वाला मामला था अपना, हम आ गए थे इस तक। फिर बाद में हमारे को थोड़ा सा ऐसा भी पता था कि कोई भी जैसे डिग्री होती है ना एडजेक्टिव की, उसके ER और EST लगाने पर वो डिग्री कंपैरेटिव सुपरलेटिव। और अभी एक नोट बना करके लिखना ना कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। आर्टिकल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये हमारे को पता है। हम इस चीज़ को यहीं पर क्लियर करते हैं ना, ये यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्लियर नहीं, इसके पहले द आता है और इससे पहले मोर आता है। मोर और द कब कब आता है मैं आइए आपको बाद में बता दूंगा। इससे पहले मोर आता है और इससे पहले मोस्ट भी आता है। ये चीज़ें देखेंगे हम जब हम एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे। हम कहाँ पर थे? हम थे प्रोनाउन के जो कनेक्टर वाले रूल था ना, उसमें थे हम, रूल नंबर 11 में। ओके, अब आते हम रूल नंबर 12। ये अभी हमारा एडजेक्टिव का बेसिक चल रहा था ना, नहीं सॉरी, प्रोनाउन का बेसिक चल रहा था अभी तक हमारे। तो हम इसका देखते हैं। देखो इसमें कुछ वर्ड होते हैं। सबसे पहले वर्ड होता है, एक होता है ईच और एक होता है वर्ड एवरी। ईच और एवरी, देखो ये वाला वर्ड यूज किया जाता है जब या तो दो चीज़ें हो या दो से ज़्यादा हो, उसके लिए यूज किया जाता है ईच। और ये हमेशा दो से ज़्यादा के लिए ही यूज किया जाएगा। मतलब मैं एक सेंटेंस लिखूं जैसे ईच ऑफ बॉयज हैज अ पेन। हमने एक रूल भी पढ़ा था कि ईच ऑफ के बाद में है वो नाउन प्लूरल आता है, नाउन प्लूरल लिखा हुआ है, और वर्ब सिंगुलर आती है। वर्ब सिंगुलर क्यों आती है? क्योंकि ईच है वो सिंगुलर है और ये ऑफ के बाद में आने वाला इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। परंतु 100% बात यही है कि ऑफ के बाद में ये प्लूरल, ये नाउन है वो हमेशा प्लूरल ही आएगा। ये तो हो गया सेंटेंस सही। मैंने यहाँ पर लिख दिया ईच ऑफ 3 बॉयज हैज अ पेन। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल क्वेश्चन, अरे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ ना, गलत वाला एग्जाम तो दे ही नहीं रहा हूँ। ये भी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा क्योंकि ईच ऑफ के बाद में नाउन है वो प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी, ये हमारे को पता है। अभी यहाँ पे देखते हैं ना, हाँ यहाँ पे यहाँ पे लिख दिया मैंने एवरी ऑफ 2 बॉयज, मैंने ये लिख दिया हैज अ पेन। मतलब एवरी ऑफ 2 बॉयज, यदि 2 बॉय है तो यहाँ पे एवरी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ईच आएगा। जबकि ईच है वो 2 के लिए भी आ सकता है और 2 से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है। ये ईच तो, और एवरी कब आएगा? जब हमेशा 2 से ज़्यादा, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा के लिए, 3 या 3 से ज़्यादा के लिए एवरी आएगा। ये बात आपको इसमें समझनी थी। इसी तरह से एक सेंटेंस है आइदर और नाइदर। देखो ईच और एवरी का हिंदी में मतलब होता है कि इन सारी चीज़ों में से एक के पास में है ना। और आइदर का मतलब होता है, आइदर का भी मतलब होता है कोई दो में से एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, दो में से जीरो के लिए। ये तो हो गया। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखना ना, फिर बाद में आएगा
एक और वर्ड आएगा, एक वर्ड आएगा एनी ऑफ। ये कब आएगा? जब ये दो नहीं, ये जब दो से ज़्यादा चीज़ होगी, उनमें से एक हो तो एक आएगा, उसके लिए आएगा एनी ऑफ। और नन ऑफ कब आएगा? और एक वर्ड होता है नन ऑफ, जब 3, 4, 5 या मतलब दो से ज़्यादा वाली चीज़ों में से जीरो करना हो ना, जीरो का बोध कराना हो, तो उस समय ये आएगा नन ऑफ। देखो इनमें थोड़े से रूल, बस हमारे को यही ध्यान रखना है कि जैसे कोई चीज़ है, कोई भी जैसे कोई वस्तु आ गई, आइदर 2 बॉयज हैज अ पेन, तो मेरे को ध्यान रखना कि 2 बॉय है ना, उनके लिए तो आइदर आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एनी ऑफ 3 बॉय हैज अ पेन, तो ये भी मेरा एग्जांपल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एनी आ जाएगा। और नाइदर का मतलब क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ 2 बॉयज हैज अ पेन कर दूंगा, और नन ऑफ के पीछे 3 बॉयज या फिर कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रख लेना, यदि 2 आइदर और नाइदर ये होता है दो में से, देखो ये ना आपस में क्लास है, क्लास नहीं मतलब एक आपस में अपना एक टॉपिक है कि जब दो में से एक चीज़ का बोध कराना हो उस समय लिखेंगे हम आइदर, और जब 3 में से एक का बोध कराना हो तो उस समय लिखेंगे एनी ऑफ, ठीक है। और जब 2 में से 0 कराना हो तो नाइदर, और 3 में से 0 लाना हो तो नन ऑफ। ये चीज़ हमारे को ध्यान रखनी। फिर बाद में आते हैं हम लोग दिस और दीज, दैट और दोज। ये भी वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा ना। देखो ये होता है पास की चीज़ के लिए, जब ये कोई चीज़ सिंगुलर हो। ये दीज भी पास की चीज़ के लिए जब वो सिंगुलर हो, सॉरी ये प्लूरल हो, कोई पास की चीज़ और प्लूरल। ये दैट जब कोई चीज़ दूर हो हमारे से और वो सिंगुलर हो तो वहाँ पे दैट आता है, और जब चीज़ प्लूरल हो और हमसे दूर हो तो वहाँ पे दोज आता है। इसका ध्यान रख लेना। अब थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखे है कि बॉय के बाद में नहीं, ऐसे ये वाला आ गया तो ईच ऑफ बॉयज हैज अ कार। हैज क्यों आया आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया, अब आपके ये माइंड में घुस गया होगा कि बार 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 ये चीज़ें आ रही है ना। चलो ये तो यहाँ तक तो हो गया अपना कंप्लीट। अभी आते हैं हम रूल नंबर 15 पर। रूल नंबर 15 क्या बोलता है? वो बोलता है कि 1 का, ये रूल है 1। अब देखो अब जिस तरह से हमने ये पढ़ा था ना, ही इज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है, बट हिज एक्यूरेसी नॉट गुड। देखो मैंने ये सेंटेंस लिखा, ही इज गुड मैन, वो अच्छा आदमी है, बट यहाँ पे मैंने लिखा बट हिज क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि मेरे को ही के बारे में बताना था, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होगा, एक्यूरेसी इज नॉट गुड। ये इसी तरह से मैंने यहाँ पे हिज लगाया, या मैं आपको क्या समझा रहा हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान देना देखना। अब उसी तरह से मैं एक लिख रहा हूँ कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, कि एक आदमी को अपना खुद का प्रॉमिस है वो रखना चाहिए। शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, क्यों आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि शुड है वो मॉडल है, या तो ये मॉडल देख करके वर्ब तो हमारे ये तो वर्ब और मॉडल तो एकदम सही है। फिर बाद में यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 का 1 साइज आएगा। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस
हीज है ना, उसी तरह से वन का ऑब्जेक्टिव केस वंस है। यदि सेंटेंस की शुरुआत वन से हो रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस वंस आएगा, हीज नहीं आएगा। उसी तरह से जैसे हमने पढ़ा था ना, ही शुड डू हिमसेल्फ, मतलब उसको काम, उसका खुद का काम है वो स्वयं को करना चाहिए। हिमसेल्फ से वाक्य शुरुआत नहीं होगी, परंतु लास्ट में तो आ सकता ना, ही का हिमसेल्फ होगा, तो ये इस तरह से इसका हिमसेल्फ आएगा। उसी तरह से वन का क्या आएगा, जैसे सेंटेंस आ गया, वन शुड डू इट वन सेल्फ, वन का क्या आएगा, वन सेल्फ। ये देख लेना, वन का आएगा हिज, वन का वंस आएगा, ये वाला ये नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन आता है बार बार, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। देखो ये क्या है, वन का वंस आ रहा है, बस बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बस इसमें, बस इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब देखो एक और केस होता है, जैसे एवरीवन, एवरीबडी, या फिर समवन, या फिर समबडी, या फिर नो वन, या फिर नो बडी। एवरीबडी का मतलब प्रत्येक आदमी, एवरीबडी, ये तो मैंने दो सेम लिख दिया ना, एवरीवन और अच्छा एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन और नो बडी। इनका हमारे को अर्थ क्या होता है उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। परंतु इनका ध्यान क्या रखना है कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिंगुलर होते हैं। सबसे पहले तो सिंगुलर होने का मतलब, सिंगुलर है उससे हमारे को कोई मतलब, हमारे को चाचा जी नहीं लगते कि इसको हमारे को ध्यान में रखना, परंतु ये सिंगुलर है, इसीलिए ये अपने पीछे क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, बस इसका ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आएगा, उसमें आएगा एवरीवन हैज फिनिश्ड देयर वर्क। भाई हमने पढ़ा था ना, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, उसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर, और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स, ये पढ़ा था ना। ये यहाँ पे ये देयर लगा रहा है, यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा। हिज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है, और ये जब इनका जो पजेसिव प्रोनाउन है ना वो आता है हिज वाला आता है, ये ध्यान रख लेना। देखो थोड़ा सा मैंने आपको कन्फ्यूजन नहीं किया, मैंने आपको एक अच्छा उदाहरण के रूप में बताया कि इन सब का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा ना वो हिज आएगा, ध्यान रख लेना। देयर कभी भी नहीं आएगा, देयर एग्जाम के अंदर देयर लगा कर देगा, परंतु आपको हिज करना है। यहाँ पे ये नोट कर लेना कि इन सब का पजेसिव प्रोनाउन हिज होगा। जैसे अब कभी कभी हिज भी होगा, कभी कभी हर भी होगा। कैसे होगा, जैसे नो वन गर्ल डू देयर वर्क। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सी का हर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नो वन आ रखा है, शुरुआत यहाँ से हुई है, नो वन गर्ल डू देयर वर्क, मैंने यहाँ पे डू नहीं आएगा ना, नो वन गर्ल डज आ जाएगा। एक चीज़ आपको पता नहीं है शायद, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इंग्लिश में 3 वर्ड होते हैं, 3 वर्ड नहीं है, मतलब प्रेजेंट टेंस के भाग है, डू और डज, और एक होता है डिड। देखो डू है ना वो आता है प्लूरल नाउन के साथ में, और डज आता है वो आता है सिंगुलर नाउन के साथ में, और डिड आता है सिंगुलर और प्लूरल के साथ में, नाउन के साथ में, दोनों के साथ में डिड। ये वाला डू और डज है ना ये प्रेजेंट के भाग, प्रेजेंट टेंस होता है ना उसके भाग है, और ये डिड है ये पास्ट का भाग है। अब देखो मज़ेदार बात इसमें क्या है कि जैसे सी डिड नॉट ट्रेवल टुडे,
मैंने ये वाला वर्ड लिखा, शी डिड नॉट ट्रेवल टुडे। अभी देखो हमने यदि पास्ट टेंस पढ़ा ना, तो पास्ट टेंस का मतलब है कि वर्ब है वो सेकंड आनी चाहिए, परंतु ये डिड के बाद, डिड आ गया ना कहीं पे, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये बात ध्यान रखना। अब आपसे ये पूछ ले कि ये वाला टेंस है वो किस, ये वाला वाक्य है वो किस टेंस का है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पास्ट सिंपल का। जो राजस्थान वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आता है, सेंटेंस देंगे, पूछते हैं कि ये वाला वाक्य किस काल का है, तो ये वाला डिड है वो पहचान है, ये पास्ट सिंपल की। और डू और डज ये प्रेजेंट सिंपल के। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे सीता डज नॉट, सीता डज नॉट वर्क टुडे। मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिखा, सीता के बाद में आ गया डज क्यों आया, क्योंकि सीता सिंगुलर है। और डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू नॉट वर्क, यहाँ पे मैंने वर्क लिखा। यदि सीता के बाद में डज नहीं होता तो मैं क्या लिखता, वर्क्स लिखता, सीता का काम, सीता सिंगुलर है ना, तो ये यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती। आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना, एकदम आपको ये वाला क्लियर हो गई होगी, सीता वर्क्स। ओके, आपके जो प्रोनाउन के जो बेसिक थे ना, वो तो अभी क्लियर हो गए। अब देखो एक थोड़ा सा और एक वर्ड रहा है ना, एक वर्ड रहा है हु, सॉरी हु नहीं, हुज, और एक वर्ड रहा है वो, एक रहा है विच। तो अपनी एक थोड़ी सी गलती क्या है कि हम जो है ना वर्ड उनको थोड़ी सी राइटिंग में नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो वो हमारे और भी काम आ सकते थे ना, कि हम ऐसे ही लिख रहे हैं। तो ये वाला थोड़ा सा हम आगे से ध्यान रखेंगे। तो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हु है वो लिविंग के लिए लगेगा, और विच किसके लिए लगेगा, नॉन लिविंग के लिए। ऊपर नहीं पढ़ा फिर भी एक बार यहाँ से पढ़ लेना आप, ठीक है, हु और विच। ये वाला तो बहुत ब्लैंक हो रहा है ना, चलो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलो, हुज और विच ये लगता है लिविंग के लिए, और ये लगता है नॉन लिविंग के लिए। जैसे ही इज अ मैन, मतलब यह एक आदमी है, हुज लिव इन जोधपुर, मतलब यह एक आदमी है जो जोधपुर में रहता है। हुज क्यों लगाया, क्योंकि ये आदमी है इसके लिए। अब सब जगह पे वो वाला जो रापेल वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो लेके शुरू मत होना कि वो क्या है वूम क्या है, वो ऐसे शुरू मत होना ना, वो नहीं। जहाँ पे ऊज आ गया तो ऊज आया मतलब सही है, यदि हु और हुम आता ना तो वहाँ पे 100% मिस्टेक होती, मतलब 100 नहीं 99। यहाँ पे ऊज आएगा, ठीक है, ऊज सही आया है, क्योंकि ऊज किसके लिए आता है, लिविंग नाउन के लिए। या फिर जैसे बर्ड्स आर कीप्ड इन ट्री, जो बर्ड्स आर की मतलब पक्षी रहते हैं वो पेड़ों पर, विच नॉट फ्लाइंग, मतलब जो पक्षी पेड़ों पर रहते हैं वो उड़ नहीं सकते। मैंने मतलब ऐसे उदाहरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पे विच क्यों आया, क्योंकि जो पक्षी है ना, पक्षियों के लिए विच का यूज किया जाता है, या फिर नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। ये तो बात आ गई, ये तो कॉन्सेप्ट सीधा सीधा हो गया कि हुज और विच। अब इसमें से ना एक अपवाद वाला निकलेगा, अपवाद क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो वो वाला अपवाद ये है कि जब
लिविंग चीज़ों में दो में से एक का चुनाव करना पड़े ना, तो वहाँ पर लिविंग के लिए भी विच आ सकता है। कैसे आ सकता है, जैसे मैं समझाऊँ। देखो, देयर आर टू बॉयज, मतलब वहाँ पर दो लड़के हैं। विच वन आर माई ब्रदर, मतलब वहाँ पर दो लड़के हैं, उसमें से एक मेरा भाई है। तो यहाँ पे यदि चुनाव करना हो ना, मतलब दो चीज़ों में से एक का चुनाव करना हो, तो वहाँ पर विच भी सही होगा। देयर आर टू बॉयज। अब हमारे को ये थोड़ा सा ऐसे दिमाग भी लगाना है कि देर के बाद में आने वाली नाउन किस पर डिपेंड करती है, उसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट पर। टू बॉयज है तो यहाँ पे आर हो गया। वन, देर आर टू बॉयज विच वन इज माई ब्रदर। मैंने यहाँ पे समझाया विच के बारे में, हुज और विच। ये यहाँ पे आपका नाउन का जो बेसिक वाला ना, वो आपका कंप्लीट हो गया। बेसिक क्या, हमने एडवांस भी कर लिया। परंतु यदि अब हमारे को, देखो आपको एक बात समझनी चाहिए कि मैंने इसको बेसिक क्यों बोला, कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने 2 क्लास की प्रोनाउन की बहुत अच्छे से। अब इसको समझने वाला है ना, कि पहले वाली और दूसरी क्लास थी, उसमें हमारे को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई ना। अब हम इसको एक तरीके से पढ़ेंगे, वापस एक मतलब जीरो से शुरू करेंगे, सही दिशा से। ऐसे सही दिशा से मतलब 1 2 3 वाला रूल करेंगे ना, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। उस समय समझ में क्यों आएगी, क्योंकि आप इस समय है वो इस टॉपिक के लास्ट तक पहुंच सके हो, कि वो क्या होता है, विच क्या होता है, और ये सारी चीज़ों के लिए समझ गए ना आप। देखो, अब ज़्यादातर तो क्या होता है कि हमने ये टॉपिक प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा, इसमें हमने एडजेक्टिव को भी लपेटा, साथ में लपेटा ना, डिग्री लिपेट ली ज़्यादातर तो। और फिर बाद में हमने इसके साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी लपेटा, और वर्ब को भी लिया, मॉडल को भी लिया। तो हम सारी चीज़ें साथ करके लेके चल रहे हैं। आप है ना ऐसे बिल्कुल भी माइंड में मत आने देना कि रोज़ाना की 2 घंटे की क्लास से तो क्या होगा। 2 घंटे की क्लास से हम रोज़ाना एक दो क्वेश्चन है वो कवर कर रहे हैं हर बार। तो मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, और आगे वाली क्लास है वो आगे। अब जो वापस नाउन पढ़ अब जो ना वापस हम प्रोनाउन पढ़ेंगे इसके बाद में 1 2 3 वाले रूल से लगा करके लास्ट तक, वो एकदम आपको तरीके से पढ़ाएंगे। उसमें फालतू का मैं ऐसे मतलब जो ज्ञान है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो क्लास सहित आपको 1 घंटे 20 मिनट में आपको पूरा प्रोनाउन एकदम कवरअप वाला मिल जाएगा। यदि उसमें कोई नई चीज़ आ जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नई चीज़ आ जाए तो उसको सीखना, और ज़्यादातर तो चीज़ें रिपीट ही होगी, और कुछ मतलब 75% तो रिपीट होगा, 75, और 25% है वो न्यू आएगा। हम ऐसे कह सकते हैं, देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम हर सब्जेक्ट की पहला एक क्लास है वो रब क्लास करेंगे, और उसके बाद में एक क्लास है वो फेयर वाली करेंगे। अब आपको है ना वो बोलते हैं ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसे फलाना ढीगड़ा, वो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आपको थोड़ा सा माइंड में चलने लगे, जैसे मैं आपको माइंड में कैसे चलता है, जैसे मैं आपको बताऊँगा ना। जैसे मैंने आपको एक अभी एग्जाम्पल बताया था विच वाला। अब आपके दिमाग में चलने लगेगा कि एक तो होता है वूज, एक होता है विच। वूज में क्या होता है, ये लिविंग के लिए होता है, और विच किसके लिए होता है, ये नॉन लिविंग के लिए होता है। ठीक है। फिर बाद में याद आ गया कि अरे इसमें तो एक अपवाद होता है। क्या होता है अपवाद, कि यदि दो में से एक चीज़ का चुनाव करना हो तो हम लिविंग के साथ में भी विच लगा सकते हैं। ये बात आई से समझ में। फिर बाद में दिमाग में मतलब ऐसा थोड़ा सा चला कि बात के साथ में है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, मतलब बात के साथ में माई सेल्फ नहीं आता है। ये भी दिमाग के अंदर आ गई। अब देखो इसके साथ में और भी वर्ब है, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही, मेरे एक दिमाग में वर्ड आया, चलो बढ़िया है। दूसरा दिमाग में वर्ड आया कि इंजॉय
और अवेल 2 वर्ड पढ़े थे मैंने पेपर के अंदर, मतलब क्लास में। इंजॉय वाले के साथ में बोला था कि इंजॉय के बाद में हिमसेल्फ आएगा, मतलब हिमसेल्फ या हरसेल्फ। यदि इसके पीछे डायरेक्ट दिया हुआ हो कि ही इंजॉय पार्टी तो हिमसेल्फ आएगा। यदि ऐसा दिया हुआ आ गया तो कि ही इंजॉय डांस पार्टी तो इसके साथ में हरसेल्फ नहीं आएगा। अरे वाह, कितना देखो कितना याद रहा, कितना याद रहा हमारे को। मेरे को अब मैं खुद भी देखो, मेरे को पूरे वर्ड याद नहीं है कि भाई इंजॉय के साथ हमने लगभग 6 वर्ब लिखी थी, परंतु मेरे को 2 ही याद रही है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं वापस इसका रिवीजन करूँगा, आगे वाली क्लास और आएगी तो वहाँ पे मेरा ये क्लियर हो जाएगा। उसके साथ में हमने थोड़े से एक दिन मॉडल पढ़े थे। क्या पढ़ा था मॉडल में? मॉडल में पढ़ा था कि मॉडल के बाद में हमेशा V1 आती है, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने। फिर बाद में क्या पढ़ा कि 2 मॉडल होते हैं, एक मे और मे का पास्ट मॉडल कौन क्या होता है? मे का होता है माइट, मे का माइट, ये प्रेजेंट का होता है, ये पास्ट का होता है। इनके बाद में V1 आएगी। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था? डू और डज वाला, कि इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बढ़िया यार, कितना याद रह रहा देखो। इसके बाद में आएगा डिड के बाद में V1। कल मेरा वाईफाई लग जाएगा, उसके बाद में हम ना 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की क्लास करेंगे, तो 4-5 क्लास में इंग्लिश ख़त्म करवा देंगे ना। फिर बाद एक थोड़ा सा देखो रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन है वो बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड था न्यूज और मैथमेटिक्स, और क्या क्या था? और एक वर्ड था बिलियर्ड्स, और क्या था? न्यूज़, मैथमेटिक्स, बिलियर्ड्स, और एक वर्ड था बीमारी का नाम मम्पस। ये दिखते प्लूरल है परंतु होते सिंगुलर है, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। और क्या पढ़ा था? ईच के बाद में ईच ऑफ आ गया तो इसके बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा परंतु वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी सिंगुलर। अब देखो दिमाग है ना, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिमाग की क्षमता है ना उसको विकसित कर रहा हूँ। कि दिमाग की क्षमता मतलब आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि मेरे तो अभी नाउन बाकी है, मेरे अभी वो बाकी है, बाकी कुछ नहीं होता, वो सारा इंग्लिश एक ही होती है अभी पूरी की पूरी। और क्या क्या आया था? जैसे एक आया था कैटल वाला वर्ड। कैटल वर्ड क्या है? सिंगुलर, और ये वर्ड दिखता तो सिंगुलर है परंतु होता प्लूरल है। अब यदि इसमें नाउन वाला टॉपिक पढ़ेगा ना तो उसमें लिखा हुआ होगा कि कैटल के साथ में एस या ई एस नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये वर्ड हमेशा प्लूरल होता है। अब नाउन या नाउन का ये टॉपिक आपको कब समझ में आएगा? जब आपको कैटल थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा, तो आपको ये यहाँ पर समझ में आएगा कि ये कैटल के बाद में एस या ई एस नहीं लगते हैं, ये प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब है वो प्लूरल होती है। अब मैं आपको जैसे टेंस का टॉपिक पढ़ाऊँगा, टेंस में आ गया डिड। अब मैं डिड पढ़ाया, मैं वहाँ पर शुरू हो गया कि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि डिड है वो एक तरह का मॉडल टाइप का होता है, इसलिए इसके साथ में V1 का यूज़ होगा। फिर बाद में मैं वहाँ पर शुरू हो गया कि मॉडल ये जो पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है हमेशा, परंतु जो डिड है, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये अपवाद है, ये ऐसा है, फलाना है, ढीकड़ा है। तो वो चीज़ें वहाँ पर शुरू हूँ या यहाँ पर शुरू होता हूँ, बात एक ही है।